और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस तरह से चेयर पर लाते हुए ये है समीर। आज दोनों पैरों से मोहताज हैं, चल नहीं सकते और दिल्ली दंगों में शिकार हुए थे। मुस्तफ़ाबाद में समीर के उस वक्त गोली लगी थी। आज इनसे भी जानता हूँ कि 2 साल का ये वक्फा जो गुजरा है उसमें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। इन्होंने सोचा था कि हमें मिलेगा इंसाफ, क्या वो मिल सका? समीर से ही जानता हूँ जो आज चलने तक के मोहताज हुए हैं, जिनको उठा करके लोगों को चलाना पड़ता है। कोशिश यही की जाती है कि इनके साथ में इंसाफ हो और जो कुछ इनके हालात बीते हैं इन 2 साल में, समीर से ही पूछ लेता हूँ। तो अपनी बात कहने के लिए आज पत्रकारों के सामने समीर भी पहुँचे हैं और उन उम्मीदों से आए हैं कि जो आवाज़ है वो उन तक जाएगी जिनके कानों में शीशा डला हुआ है, उन तक जाएगी कि जिनके कानों के अंदर रुई ठुसी हुई है। आज इंसाफ के लिए ये लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं समीर बैठे हैं, ऐसे बहुत से दंगा पीड़ित हैं जो आज उम्मीद कर रहे हैं कि एक हमको इंसाफ के लिए कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हमारे लिए कुछ ना कुछ फरिश्ता साबित हो, कोई ऐसा भी हमें मिल जाए। समीर, पूछना चाह रहा हूँ किस तरह से हालात हुए थे और कैसे पूरा वाक़या सामने आया था, एक बार मुझे ज़रा बता दें। जी 24 फरवरी के दिन मैं इस टाइम से आ रहा था। आते वक्त गोली लग गई, पता नहीं चला क्या लगा क्या नहीं। उस वक्त गोली लगते हैं पीछे गिर गया, बेहोश हो गया एकदम से और ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। फिर आप इज्तिमा से आ रहे थे? जिस टाइम से दुआ में। किस जगह पर एग्जैक्ट पहुँचे थे जहाँ गोली लगी है? जी गोली घर के पास ही लगी थी। घर मतलब पूरी लोकेशन और वो बताओ ना, पता वगैरह। जी मैं आ रहा था इस दिन कसाकपुर से, इस टाइम से वहाँ से आते वक्त घर के पास शान पार्क मुस्तफ़ाबाद में गोली लग चुकी थी। जैसे ही गोली लगी पीछे गिर गया और पता नहीं चला कि गोली लगी है क्या लगा। गोली लगी तो गोली की तरफ ले जाओ। हो गया, बाद में जब होश आया तो देखा घर में पड़ा हूँ, मम्मी पापा रो रहे थे। तो गोली लगे हुए में अस्पताल नहीं गए? जी बाद में अस्पताल गए क्योंकि पता नहीं चलता उस टाइम पे गोली लगी थी। कहाँ लगी थी गोली? जी गोली साइड में लगी थी नीचे। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि बुलेट केस है। टीटीवी हॉस्पिटल में गए थे तो डॉक्टर ने सर ऑपरेशन करा। फिर बाद में पता चला कि नस डैमेज हो गई है गोली से और पैरालाइज हो गया है और कुछ उम्मीद नहीं कि ठीक भी हो सकता और नहीं थी। तो गोली लगने से आपके नर्व्स डैमेज हुई है? नस डैमेज हुई गोली। अभी आपको मुआवजा कितना मिला? इंसाफ की उम्मीद क्या नज़र आ रही है और हालात का किस तरह सामना कर रहे हो? मुआवजा तो अभी तक 2 लाख रुपये मिला है। हमारा 2 लाख से कुछ है नहीं कि 10-15 लाख तो हमारे खर्च हो चुके हैं और इंसाफ की उम्मीद तो अभी तक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक भी हमारे केस में। सिर्फ मुआवजा मिला है, वो भी 2 लाख। तो 2 साल का ये पीरियड कैसा गुजरा है समीर? क्या करते थे पहले? जी मैं झगड़ों से पहले 9th क्लास में पढ़ाई करता था। मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई और जो लाइफ में पढ़ाई थी वो भी पूरी ख़राब हो गई जो मैंने अब तक की पढ़ाई करी थी। और सरकारी स्कूल में मना कर दिया कि हम इस बच्चों को नहीं ले सकते एडमिशन अपने स्कूल में। अब क्या चाहते हो आज? इस मकसद में हम तो इंसाफ चाहते हैं। आपको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है भी नहीं भी, जैसी सरकार चल रही है उस सरकार के हिसाब से तो उम्मीद लग नहीं रही। उम्मीद नहीं है हमें बिल्कुल भी कि हमें इंसाफ दिला पाएंगे। आज ये दोनों पैरों से पैरालाइज्ड हो पूरी तरह से, कुछ कोशिश करते हो उठ करके चलने की, कुछ हिम्मत करते हो? हिम्मत तो बहुत करता हूँ, हिम्मत तो बहुत करता हूँ, पैर चल नहीं पाते बिल्कुल भी। अब भी उंगली हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर उंगली भी नहीं हिलती। तो सपोर्ट कौन करता है, किस तरह से हैंडल करते हैं घर वाले या सब? घर वाले ही बस, और आप लोग ही उससे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। नहीं, उठाना बिठाना ये तमाम ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं? खाना बिठाना 2 भाई मुझसे छोटे करते और अम्मी अब्बू सब मेरे उसमें ही लगे रहते, कुछ काम भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो सुना आपने किस तरह से समीर अपनी आप बीती बता रहे हैं कि पैदल नहीं चल सकते, तो अपने पैरों पर अब नहीं खड़े हो सकते। उस वक्त जब 2 साल पहले दंगे हो रहे थे तब ये 9वीं क्लास में थे और जो इज्तिमा होता है सदर बाज़ार के करीब में नॉर्थ दिल्ली में, वहाँ से ये हो करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, तब मुस्तफ़ाबाद में इनके गोली लगी थी और जिसकी वजह से पूरा नर्व सिस्टम डैमेज हुआ और यही वजह है कि ये चल नहीं पाते। डैमेज होने की वजह से पूरी ज़िंदगी का जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो कुछ इनको मुआवजे के नाम पे मिला है वो क्या सिर्फ ऊँट के मुंह में
जीरा नहीं है? ये सवाल मैं आप पर ही छोड़ जाता हूँ। और साथ ही साथ क्या लोगों को अब तक इंसाफ मिल सका है या नहीं मिला है? और नफरत की राजनीति करने वालों की वजह से जो वो चिंगारी भड़की थी हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिन्होंने ख़त्म किया था, और ये कोशिश की थी दिखाने की कि समाज के अंदर जितना जहर ज़्यादा जो उगलेगा उतने नंबर उसके ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी भी वो लोग जो इस वक्त 2 साल से ज़्यादा जिनको हो रहा है जेल में बंद रहते हुए, क्या इंसाफ मिल सका है? यूएपीए और उसके साथ साथ एनएसए जिन पर लगी है, क्या उन लोगों को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस वक्त नदीम खान जुड़ रहे हैं। नदीम, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एक आवाज़ को उठाने की कोशिश है और इंसाफ दिलाने की आप लोगों की एक मुहिम है। कहाँ तक आप लोगों को लगता है कि सक्सेस मिल रही है और मिल सकती है? देखिए, इंसाफ दिलाना या इंसाफ मिलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ना आपके हाथ में है। चाहे वो आसाम के डिटेंशन सेंटर में हज़ारों मुसलमान जो रह रहे हैं वो हों, या उत्तर प्रदेश की जेलों में एनएसए में बंद मुसलमान नौजवान हों, या दिल्ली में दिल्ली दंगे के नाम पर और कॉन्स्पिरेसी के नाम पर मुसलमान स्टूडेंट और नौजवान हों। तो इंसाफ मिलने से ज़्यादा बेहतर के साथ साथ असल ये है कि आप इंसाफ की लड़ाई को कितनी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम या लगातार जिस तरह से आप प्रोग्राम अटेंड करते हैं प्रेस क्लब में, दूसरी जगहों पर, तो वो ये दिखाता है कि इस लड़ाई को हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल वक्त और हालात बदलेंगे और इंसाफ मिलेगा। और आज का ये प्रोग्राम दिल्ली दंगों के 2 साल होने पर, खालिद सैफी और इशरत जहां की गिरफ्तारी के 2 साल होने पर ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर वालों को खोया, वो लोग मौजूद हैं जिसमें से किसी ने अपनी आंखें खोई, जिसमें से किसी ने अपनी टांग खोई, किसी ने अपने घर वालों को खोया। तो वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर वो पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने इस दंगे को कवर किया, और खालिद और इशरत के परिवार वाले मौजूद हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। तो असल सवाल ये है कि इंसाफ मिला है या नहीं मिला, वो एक अपनी जगह बात है। और जो हालात हैं इंसाफ मिलने के, तो इंसाफ मिल नहीं पाएगा, बल्कि छीन के लेना पड़ेगा। और उस छीन के लेने की लड़ाई में ये एक प्रक्रिया है जिसका तहत ये आज प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन नदीम खान, इंसाफ मिल नहीं पाएगा, छीन करके लेना पड़ेगा, ये बात आप जो कह रहे हैं, वजह क्या है? क्या अदलिया के ऊपर भरोसा नहीं रहा है? क्या आपको लगता है कि अदालतें काम नहीं ठीक कर रही हैं, या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से चार्जशीट पेश की है और उसके बाद फिर मुंह की कई बार खानी पड़ रही है, इन तमाम पशुपेक्ष के बीच में आपको ये बात कहनी पड़ गई कि इंसाफ को छीनना पड़ेगा? देखिए, दिल्ली दंगों के जो केसेस चल रहे हैं, मैं लगभग 300 के आसपास केसेस देख रहा हूँ, और यूएपीए के करीब 7 केसेस देख रहा हूँ, जिसमें खालिद सैफी हैं, उमर खालिद हैं, शादाब हैं, अतहर हैं और मिरान हैदर हैं। ये सब हमारे दोस्त हैं। 3 महीने तक आसिफ इकबाल तन्हा की बेल की जो एप्लीकेशन थी उसका ऑर्डर रिजर्व था। बेल के ऑर्डर हमेशा इसलिए दिए जाते हैं कि बेल तुरंत मिले या उस पर फैसला हो। 3 महीने तक कभी ऑर्डर रिजर्व नहीं किए जाते हैं। उमर खालिद का, खालिद सैफी का, मिरान हैदर का ऑर्डर रिजर्व हो रखा है। कब तक रिजर्व रहेगा कोई पूछने वाला नहीं है। वही सिस्टम जो कपिल मिश्रा से बात करने की ताकत नहीं रखता, जो अनुराग ठाकुर को एक नोटिस देने की ताकत नहीं रखता, वो तमाम मुस्लिम नौजवानों को उठाकर अरेस्ट कर देता है। तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात हालात कह रहे हैं। और अगर ये बात बदलनी है और अदलिया को लगता है कि मेरी बात ख़राब है, या पुलिस को लगता है कि मेरी बात ख़राब है, तो ये पुलिस कपिल मिश्रा को अरेस्ट करे, ये पुलिस अनुराग ठाकुर को अरेस्ट करे, ये पुलिस जो है परवेश वर्मा को अरेस्ट करे। और जो दिल्ली पुलिस ने ये चार्जशीट बनाई है, इसके बारे में खुद हमारे वकील कह चुके हैं कि ये फिल्मी कहानी और गप से के अलावा कुछ नहीं है, जिसमें कहा जा रहा कि एक मुसलमान ने मुसलमान को दंगों में मार दिया और मुसलमान को ही पकड़ लिया मुसलमान को मारने के लिए। तो ये जब चार्जशीट्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ दिल्ली पुलिस ने एक कोरा उपन्यास लिखा है, बल्कि उपन्यास भी कुछ अच्छे होते हैं। और बहरहाल असल समस्या ये है कि हमें यकीन है कि सब लोग छूटेंगे, लेकिन वक्त कितना लगेगा ये पनिशमेंट है। तो प्रोसेस इज द पनिशमेंट का जो थ्योरी है वो यहाँ पर चल रहा है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अदालत ने भी एक जो याचिका दायर की गई थी, चाहे वो कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी को अनुराग ठाकुर की या परवेश वर्मा की या रागनी तिवारी की, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि वहीं से जो नाइंसाफ़ी वाली बात सामने आ रही है? आप याद करिएगा कि
25 दिसंबर की रात में 12:30 बजे हम सब दोस्त जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जमा हुए थे। मैं वहीं और था। रात में हम लोगों ने डॉक्टर अनवर के ज़रिए बात करी और फिर अगले दिन सुबह क्या हुआ, जज साहब का तबादला हो गया। जो जज साहब कपिल मिश्रा के खिलाफ ऑर्डर रिलीज़ करने की जिनसे उम्मीद थी उनको ही भेज दिया गया। उसके बाद सबसे अच्छे जजमेंट जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट की अदालतों में जस्टिस विनोद यादव के आ रहे थे, जो हर बार पुलिस को फटकार लगाते थे उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस की जांच एक तरफा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस की जांच जो है वो सिर्फ गप है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की जांच सही ढंग से नहीं हुई, उनको उठाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जुडिशरी जब सही जजमेंट देने पर आती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी पर प्रेशर बिल्डअप कर देता है। अगला कदम आप लोगों का? तो ये कदम हमारे जो ड्यू प्रोसेस है उन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेकिन आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि लड़ाइयाँ लंबी होती हैं। जो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था उसका असली कातिल 26 साल के बाद पकड़ा गया था, तो असल हमको ये देखना होगा कि 26 साल तक वो लोग भूले नहीं थे और उस लड़ाई को लड़ा था। तो इस लड़ाई को हम भी लड़ेंगे, चाहे 4 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे। और हमारे जो दोस्त जेल में, उम्मीद है कि वो 4-6 महीने में हमारे साथ खड़े होंगे, चाहे वो शर्जील हों, चाहे उमर हों, चाहे मिरान हो। और उसके साथ साथ जो ये इंसाफ की लड़ाई 55 मौतों की है वो चाहे लंबी कितनी भी हो, हम उसके लिए ज़रूर लड़ेंगे और इंसाफ हासिल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दंगों को हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इस बीच कितनों को इंसाफ मिल सका और आज कितने लोग अभी भी इंसाफ के लिए नज़रें लगाए हुए हैं उन्हीं अदालतों पर, उन्हीं जजों के ऊपर जो आज इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं जो यूएपीए में बंद हैं, जिन पर एनएसए लगी हुई है और जो अलग अलग केसेस में दंगे भड़काने को लेकर, दिल्ली में आग लगाने को लेकर आज बंद हैं। दुकानें जली, मकान जले, इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ और क्या कुछ हुआ था वो सारी दुनिया ने देखा, पूरे आलम ने देखा। लेकिन आज भी लोगों को इंतज़ार है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उम्मीद जाहिर करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोर्ट में मामला चल रहा था, जब यूएपीए का, एनआरसी का, जब सीएए का दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर दंगे हुए और वो लोग जब जेल रसीद किए गए, तो आज चाहे 11 महीने बाद सही, चाहे 14 महीने बाद सही, लगभग 2 साल बाद ही सही, लोगों को इंसाफ मिल तो रहा है। जस्टिस डिलेड इज़ नॉट जस्टिस डिनाइड, ये एक कहावत कही जाती है जो साबित भी हो रही है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उम्मीद है, उनके अपने घर वालों को उम्मीद है कि अदालतों से उनको दिल्ली दंगों के मामले में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस ने जो लाखों पन्नों की चार्जशीट दायर की हुई है अदालतों में, उस पर क्या अदालत संज्ञान लेती हैं और उन चार्जशीट्स के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, जिसके अंदर कोर्ट पाती है कि ये गलत या संविधान के या एविडेंसेस के अभाव में लिखा हुआ है। आप लोग हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।